ये सेट नंबर 2 है। आप लोग अगर मेरा सेट 1 नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। उसमें हम टोटल 100 क्वेश्चन कराए थे, इसमें भी 100 क्वेश्चन है, तो 25-25 क्वेश्चन करके हम कराएंगे। ओके, समझते हैं ध्यान से। पहला क्वेश्चन बोला गया है कि टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, तो बिंदेश्वरी पाठक को टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ओके, इसके जन्म की बात बोलेंगे तो इसका जन्म जो है बिहार के वैशाली ज़िले में 1943 में इसका जन्म हुआ था। इन्होंने भारत में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की दिशा में सुधार और सामाजिक परिवर्तन हेतु 1970 में सुरलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना की थी। इन्हें 1991 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनकी मृत्यु जो है 15 अगस्त 2023 ईस्वी को नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष। आगे क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है टीकाकरण से है। मिशन इंद्रधनुष अभियान को भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए 25 दिसंबर 2024 ईस्वी को यह प्रारंभ किया गया था। मिशन इंद्रधनुष में बच्चों को 7 टीके तथा डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, खसरा, टीबी, हेपेटाइटिस बी लगाने का प्रावधान है। ओके देन, तो याद रखिएगा कि मिशन इंद्रधनुष जो है टीकाकरण से संबंधित है। 3 नंबर बोला गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ओके देन, आगे देखते हैं। विश्व पर्यावरण 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण UNEP की पहल है, जिसका निर्णय स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में लिया गया था। पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो है 1974 में मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम की बात बोलेंगे तो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन है। ओके, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का संगठन, ठीक है, गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्वीडन स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर हुई। ठीक है, और कॉन्फ्रेंस 1972 में परिणाम स्वरूप हुआ था। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो वह किया गया था रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, रियो डी जेनेरो जो है याद रखिएगा ये ब्राज़ील में पड़ता है। ओके, देखिए वर्ष 1992 ईस्वी में ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो शहर में पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी तत्कालीन समस्याओं का समाधान खोजने के उद्देश्य से पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में सतत विकास हेतु वैश्विक कार्य योजना एजेंडा 21 को मनाया गया था। ठीक है, रियो + 10 मतलब जोहान्सन सम्मेलन 2002 दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सन में आयोजित किया गया था। इसे पृथ्वी सम्मेलन 2002 के नाम से भी जाना जाता है। रियो + 20 सम्मेलन मतलब रियो जेनेरो 20 सम्मेलन जो है 2012 में ब्राज़ील के रियो जेनेरो में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था की कार्रवाई के लिए भागीदारी पेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, भागीदारी की स्थापना की गई थी। ओके, 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो वह किया जाएगा USA, कनाडा, मैक्सिको में। USA, कनाडा, मैक्सिको में फीफा विश्व कप 2026 आयोजित किया जाएगा। ओके देन, आगे देखते हैं। 22वां फीफा विश्व कप 2022 कतर में आयोजित किया गया था और विजेता टीम बोलेंगे तो अर्जेंटीना और उपविजेता जो है फ्रांस रहा था। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया और विजेता टीम जो है स्पेन रहा था, उपविजेता जो है इंग्लैंड रहा था। ठीक है, महिला में। ओके, आगे देखते हैं। आगे है फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 में आयोजित किया गया था और विजेता टीम जो स्पेन रहा था, उपविजेता कोलंबिया रहा था। ओके देन, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो सेरिब्रम है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये मस्तिष्क में जो है 66% रहता है। ओके,
वही क्वेश्चन बोला गया है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है, जिसे बोलते हैं परम मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया था, वो देख लेते हैं। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। ठीक है, अगर मस्तिष्क की बात बोलेंगे तो यह 2 भागों में बटा होता है। ठीक है, परामस्तिष्क और परामस्तिष्क काम क्या है, तो यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यह संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 2/3 बोले तो ऐसे 2/3 66%। ठीक है, मानव में किसी बात को सोचने, समझने, स्मरण शक्ति, घृणा, प्रेम, भय, अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय परम मस्तिष्क द्वारा किया जाता है। परम मस्तिष्क बोले तो सेरिब्रम के बारे में ये बोल रहा है। ओके देन, जो कि 66% आता है। ओके, यह मस्तिष्क अन्य भागों में कार्य भी नियंत्रण रखता है। आगे देखते हैं बी नंबर, डायनसेफेलोन ये क्या है, तो ये देख लेते हैं। तो यह जो है, यह अग्र मस्तिष्क का एक भाग है। यह अत्यधिक या अधिक या कम ताप के आभास तथा दर्द और रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। और दूसरा नंबर बोला गया है कि मध्य मस्तिष्क 2 भागों में बांटा गया है। एक है कार्पोराइक्डिजेमिना। ठीक है, यह जो है दृष्टि एवं श्रवण शक्ति की नियंत्रण कार्य करता है। ठीक है, सेरेब्रल पेंडिकल का काम क्या है, तो यह तंतुओं का बंडल होता है। ओके, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स मस्तिष्क के अन्य भागों में रज्जु से जुड़ा रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। पश्च मस्तिष्क का क्या काम है, तो यह पश्च मस्तिष्क जो है ये 2 भागों में बटा होता है। अनुमस्तिष्क का क्या काम है, तो अनुमस्तिष्क यह मुद्रा, समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियां इत्यादि को नियंत्रित करता है। यह शरीर के संतुलन बनाने में यह काम करता है। ठीक है, संतुलन बोले तो यह सेरिब्रल मस्तिष्क के बारे में बोला है। सेरिब्रल मतलब सेरी एक था, सेरिब्रम, ये बोल रहा है सेरिब्रल के बारे में। ओके, आगे देखते हैं मस्तिष्क स्टेम, ये 2 भागों में बांटा गया है। इसे ना पोन्स कोरोलाई यह श्वसन दर को नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसमें अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र स्थित होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यह जो हृदय की धड़कन, रक्तचाप, श्वसन क्रिया का नियंत्रण करता है। इसके द्वारा विभिन्न परिवर्ती क्रिया जैसे खांसना, छींकना, उल्टी करना, पाचन, शराब इत्यादि का नियंत्रण होता है। तो किसके बारे में बोला गया, मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में बोला गया है। ठीक है, बस उसमें उल्टी होता है ना, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा की वजह से होता है, वो डिस्टर्ब होने से। मंत्रिपरिषद का आकार क्या है, तो 15%। ठीक है, लोकसभा में 15% होना चाहिए। आगे बोला गया है मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा का 15% होता है। यह प्रावधान 51वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में किया गया था। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या जो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 35% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहने का अर्थ ये हो गया, कोई मंत्री बन गया तो कोई मंत्री बन गया तो किसी को मिला राजस्व मंत्री, किसी को मिला विदेश मंत्री। ठीक है, तो टोटल मंत्री का 15% ही मंत्री हो सकता है, ये बात बोला गया है। ओके, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। ठीक है, ये दिल्ली विधानसभा में 10% है, अन्य जगह 12 से कम नहीं होगी और दिल्ली में 10%, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ तो अलग है। DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है, DRDO द्वारा जो विकसित लक्ष्य है ये क्या है, तो यह चालक रहित विमान है। ओके, आगे देखते हैं। DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य चालक रहित विमान है। लक्ष्य गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित एक लागत प्रभावी पुनः उपयोग करने योग्य उच्च सबसोनिक हवाई प्रणाली है। इसे DRDO के वानिकी विकास प्रतिष्ठान ADE द्वारा विकसित तथा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था। यह जो है 1.5 किलोमीटर की लंबाई के 2 लक्ष्य को भेज सकता है। ओके, आगे देखते हैं।
भेज सकता है। और आगे बोला गया है इसे भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना क्रमशः 2000, 2001, 2003 में शामिल किया गया था। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO का संगठन मतलब किसकी स्थापना जो है गठन 1958 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। DRDO के अध्यक्ष की बात बोलेंगे तो समीर बी कामत है। ओके देन आगे, बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील है। बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील का क्या नाम है? तो वह है कांवड़ झील। ओके आगे देखते हैं, बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील गोखुर झील कांवड़ झील है। और कांवड़ झील को एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील के रूप में माना जाता है। यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। कांवड़ झील बिहार की पहली और देश की 39वीं रामसर साइट है। ओके आगे देखते हैं 10 नंबर, लेक्टोमीटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो यह करता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है आगे देखते हैं, लेक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत देखिए क्या बोला गया, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ओके और आगे बोला गया है कि हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है और रक्षा पेटी पनडुब्बी भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। ओके देन आगे क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है अब देखते हैं डिस्क्रिप्टिव में क्या बोला गया है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 27 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी पर स्थित है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और ये जो है पश्चिम से पूर्व की ओर सजाया हुआ है, वो देख लेते हैं। जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है ओके चीज़ याद रखिए। भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है जैसे कि आपको पता होगा कर्क रेखा जो है उत्तर में 27 डिग्री और दक्षिण बोल दिया तो दक्षिण मकर रेखा। ओके बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? तो वह गंगा की सहायक नदी है। आगे देखते हैं, बूढ़ी गंडक गंगा की सहायक नदी है। बूढ़ी गंडक जो है सोमेश्वर सैनी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिले में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा में नदी में मिल जाती है। ओके तो ये चीज़ याद रखना है। आगे देखते हैं, गंगा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ की बात बोलेंगे तो मसान, बलौर, तिरूर, छनौती आदि है। ठीक है गंगा की प्रमुख सहायक नदियों की बात बोलेंगे तो उत्तर दिशा में बाएं के किनारे में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं। और दक्षिण में बोलेंगे दक्षिण किनारे से मिलने वाली तो टोंस, यमुना, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, किऊल आदि हैं। ओके 13 नंबर देखते हैं, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो वो निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। ओके आगे देखते हैं, नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के पश्चात यह उत्तर में विंध्यन पर्वत तथा दक्षिण में सतपुरा पर्वत के मध्य भनस घाटी से होकर बहते हुए अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है नर्मदा नदी की लंबाई की बात बोलेंगे तो 1312 किलोमीटर है। यह जबलपुर के पास भोरघाट की संगम पर शैलों को काट कर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है और नर्मदा में दाएं तट से मिलने वाली एक प्रमुख नदी है ताबा, बंजर, शेर आदि ये अन्य सहायक नदियां हैं। ठीक है तो ये चीज़ याद रखना है। किसकी? तो नर्मदा की। बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेज को मिली तो इलाहाबाद की संधि के बाद मिली। आगे देख लेते हैं,
बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेज को जो इलाहाबाद की संधि के बाद मिली थी, इलाहाबाद की संधि के बाद बोलेंगे तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, के मध्य संपन्न हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। इस संधि के तहत कंपनी को मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया और कंपनी ने अवध के नवाब से करा इलाहाबाद के क्षेत्र को लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया। ठीक है, और बोला गया है कि इलाहाबाद की द्वितीय संधि बोलेंगे तो 16 अगस्त 1765 ईस्वी को अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। इलाहाबाद की संधि दो हुआ था, एक हुआ था 12 अगस्त 1765, एक हुआ था 16 अगस्त 1765। ठीक है, आगे देखते हैं चुनाव आयोग। ठीक है, चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में बोला गया है? तो अनुच्छेद 354 में चुनाव आयोग के बारे में बोला गया है। ठीक है, चुनाव आयोग का उल्लेख 324 में है। संविधान के भाग 15 में 324 से 329 के को तक चुनाव आयोग का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देश और नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को दिया गया है। ओके, चुनाव कैसे कराना है ये सब। आगे बोला गया है 17 नंबर देख लेते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो वह जो है 68 डिग्री 7 से पूर्व, 97 डिग्री 25 पूर्व है। ओके, देशांतरीय विस्तार। आगे देख लेते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 है और पूर्वी देशांतर विस्तृत है। ओके, भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह जो है 8 डिग्री 4 से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य विस्तृत है। ओके देन, आगे देख लेते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल की बात बोलेंगे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत की कुल आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। इसका उत्तर दक्षिण विस्तार जो है 3,214 किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार की बात बोलेंगे तो 29-33 किलोमीटर। भारत के तटरेखा की कुल लंबाई की बात बोलेंगे तो 7516.6 है किलोमीटर है। ओके, भारत की मरुस्थल की बात बोलेंगे तो भारत की मरुस्थल जो है, भारत की स्थलीय सीमा की बात बोलेंगे तो भारत की स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर तक विस्तृत है। ओके, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कोल, जो कि लद्दाख में है, जो उत्तर में है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु बोलेंगे तो इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? तो गुहार माता, जो गुजरात में है। भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो किबुतु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। पराबैंगनी किरणें की रक्षा करने वाली परत की बात बोलेंगे तो इसका नाम क्या है? तो यह जो है स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, जो कि पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल पराबैंगनी किरणों की रक्षा करने में वाली परत है। वायुमंडल की संरचना तापीय विशेषता के आधार पर वर्गीकृत हुआ है। ठीक है, क्षोभ मंडल। अब देखते हैं क्षोभ मंडल के बारे में क्या क्या बोला गया है। देखिए, क्षोभ मंडल जो है ना, ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है और संवहन मंडलीय परिवर्तन मंडल अथवा क्षोभ मंडल कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई की बात बोलेंगे 13 किलोमीटर 8 किलोमीटर तथा विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तृत है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती है। वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा, कोहरा, बादल, झंझावट आदि घटित होती है। किस मंडल में? तो क्षोभ मंडल में। ठीक है, इसमें जो है प्रति 165 डिग्री ऊंचाई पर वायुमंडल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। ठीक है, और क्षोभ मंडल समताप मंडल से ट्रोपाज द्वारा अलग होता है। ओके,
आगे देख लेते हैं। समताप मंडल की बात बोलेंगे तो समताप मंडल जो है धरातल की इसकी ऊंचाई जो है 50 किलोमीटर है और इस मंडल में किसी भी प्रकार की मौसम संबंधी घटनाएं घटित नहीं होती। इन्हीं दशाओं के कारण वायुयान उड़ाने के लिए समताप मंडल की निचली सीमा आदर्श मानी जाती है। समताप मंडल में ओजोन परत स्थित जो 15 से 35 किलोमीटर तक विस्तृत है। इस ओजोन परत के द्वारा सौर्य पराबैंगनी विकिरण तरंगों का अवशेष होता है। ओके, आगे है समताप मंडल मध्य मंडल स्ट्रेटोपाज द्वारा अलग होता है। मध्य मंडल देख लेते हैं जिसे बोलते हैं मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर की बात बोलेंगे तो मध्य मंडल का विस्तार जो है तल से 50 से 80 किलोमीटर है, ऊंचाई के मध्य स्थित है। ओके, मध्य मंडल जो है आयन मंडल मेजोपाज द्वारा अलग होता है। आयन मंडल की बात बोलेंगे तो आयन मंडल जिसे बोलते हैं आयनोस्फीयर, यह आयन मंडल का विस्तार 80 से 400 किलोमीटर के मध्य है और कुछ स्रोतों में इसका विस्तार 640 किलोमीटर तक माना जाता है। ठीक, किसका? तो आयन मंडल का। आयन मंडल में आयनों के अर्थात विद्युत आवेशित कणों के प्रधानता है, इसलिए आयन रेडियो तरंगे को पृथ्वी परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। तो संचार संबंधी जो भी है वो आयन मंडल में ही छोड़े जाते हैं। ठीक है, बहिर्मंडल की बात बोलेंगे तो बहिर्मंडल जो है ये सबसे ऊपरी परत है। कौन? तो बहिर्मंडल सबसे ऊपरी स्तर है जिसे बोलते हैं परत। यह जो है आयन मंडल के ऊपर से शुरू होकर सुदूर अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। ठीक है, नरोरा ऑस्ट्रेलिस अरोरा बोरियोलिस जैसी घटनाएं जो होती आयन मंडल में घटित होती है, जो एक प्रकार का स्वयं तूफान से निष्कासित इलेक्ट्रॉन तरंग है। ओके देन 19 नंबर देखते हैं। सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? तो मनाई जाती है बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को। ओके, देखिए सीता माँ की जयंती जो है बैसाख शुक्ल माह के नवमी को मनाया जाता है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो सभी महीनों के नाम चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन आदि, आश्विन, कार्तिक, माघ, शीश, पौष, माघ, फाल्गुन। ठीक है, तो आपसे एक ही चीज़ याद रखना है कि पहला चैत और लास्ट में फाल्गुन। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछता है। लास्ट पूछेगा तो फाल्गुन बोलिएगा, पहला पूछेगा तो चैत बोलिएगा। ओके, चैत माह देखिए यहाँ बोला गया है कि चैत माह से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। 20 नंबर देखते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है पछाव बादल। क्या कहलाता है? पछाव बादल कहलाता है। ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई पर बादल जो पछाव बादल कहलाता है। औसत ऊंचाई की बात बोलेंगे तो बादलों को 3 मुख्य वर्गों में 10 उपवर्गों में बांटा गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बाकी यहाँ देख लेते हैं। पहला की बात बोलेंगे तो उच्च बादल, इसकी ऊंचाई की बात बोलेंगे तो 6000 से 20,000 मीटर के पछाव बादल कहलाता है, पछाव बादल होता है। ठीक है, देखिए ये जो बादल की बात बोली गई है ये आसमान में सबसे अधिक ऊंचाई पर सफ़ेद रेशम भांति कोमल बिखरे बादल होते हैं। ये हिमकरणों से बने होते हैं, इसलिए इनसे वर्षा नहीं होती है। चक्रवात के आगमन के क्रम में सबसे पहले यही मेघ दिखाई पड़ते हैं, इसलिए ये मेघ चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं। ओके, आगे देखते हैं। दूसरा नंबर देखते हैं पछाव बादल, स्तरीय बादल। ठीक है, ये बृहद क्षेत्र में दूधिया चादर का भांति फैले रहते हैं। इनसे आगमन पर सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर प्रभाव मंडल बन जाते हैं। ठीक है, चक्रवात के आवागमन के क्रम में पछाव मेघों की तत्काल बाद यही बादल दिखाई पड़ते हैं। तीसरा देखते हैं पछाव कपासी बादल। ठीक है, पछाव कपासी बादल की बात बोलेंगे तो ये सफ़ेद रंग के छोटे छोटे गोलों की भांति दिखाई पड़ते हैं तथा प्रायः समूह में या लहरनुमा रूप में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं मध्य बादल। इसकी ऊंचाई के बाद बोलेंगे तो 2500 से 6000 मीटर है। ठीक है,
उच्च स्तरीय बादल देखते हैं, ये भूरे अथवा नीले रंग के लगातार चादर भांति फैले छोटे स्तरों वाले बादल होते हैं। इनके छाए रहने से सूर्य का प्रकाश जो है धुंधला और अस्पष्ट दिखाई देता है। इनसे विस्तृत क्षेत्रों पर लगातार वर्षा होती रहती है। ओके, उच्च कपासी बादल देख लेते हैं, ये सफ़ेद भूरे रंग के पतले गोलाकार धब्बे की तरह दिखाई देते हैं और संपूर्ण आकाश में महीन चादर के रूप में ये होते हैं। ठीक है, कौन सी? तो उच्च कपासी बादल। निम्न बादल देख लेते हैं, निम्न बादल की बात बोलेंगे तो निम्न बादल 2500 मीटर तक ये स्तरीय बादल कहलाते हैं और यह धरातल के निकट कोहरे समान बादल हैं। इनसे कई परतें पाई जाती है, समानतः ये आकाश में पूरी तरह से छाए रहते हैं। कौन सी बादल? तो स्तरीय बादल। 22 नंबर देख लेते हैं, किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था? तो गति का नियम जो दिया था वो दिया था न्यूटन। ठीक है, कौन दिया था? न्यूटन दिया था गति का नियम। तो देख लेते हैं, देखिए न्यूटन की गति के प्रतिपादित नियम न्यूटन दिया था। ठीक है, आइजैक न्यूटन जो 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियम के प्रतिपादित किया था। इन्होंने गति के 3 नियम दिए थे। वो गति के 3 नियम कौन कौन है? तो देख लेते हैं। प्रथम नियम बोला गया है कि कोई वस्तु विराम अवस्था में तब तक रहेगी जब तक विराम अवस्था में रहेगी यदि वह एक समान गति से किसी सीधी रेखा में चल रही है, वैसे चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल या उसकी अवस्था परिवर्तन ना हो। ठीक है, कहने का अर्थ ये हो गया कि कोई वस्तु तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक उसे बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि कोई वस्तु रखा हुआ है तो तब तक वहीं रहेगा ना जब तक उस पर आपको जब तक आप ठेलेंगे नहीं, ठीक है, हटाएंगे नहीं। तो वही बात बोला गया। तो हो गया पहला नियम। ठीक है, पहला नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। पेड़ की टहनियों को हिलाने से उनसे फूल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। ये सब प्रथम नियम के उदाहरण हैं। ओके, कंबल को हाथ से पीटकर ठंडे पिटने धूल कण झड़कर पर गिर जाते हैं। गोले मारने से कांच के गोल छेद हो जाते हैं परंतु पत्थर से टूट जाते हैं। ये सब जो है प्रथम नियम का उदाहरण है। रुकी हुई गाड़ी जो है अचानक चल पड़ने लगती है तो बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाती है। ये सब प्रथम नियम है। द्वितीय नियम देख लेते हैं। द्वितीय नियम बोलता है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। गति का द्वितीय नियम से बल का व्यंजन से प्राप्त होता है। ओके देन, जिसे बोलते हैं F बराबर ma। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि क्रिकेट खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा में गतिमान कर लेता है, मतलब पीछे की ओर कर लेता है। गेंद से जो कैच लेते हैं कोई खिलाड़ी तो गेंद को कैसे पकड़ने से पहले वो हाथ को पीछे कर लेते हैं, वही बात बोला गया। अब आगे देखते हैं, समान वेग से आती हुई क्रिकेट गेंद एवं टेनिस गेंद को कैच करना आसान होता है। ठीक है, तो ये सब न्यूटन का दूसरा नियम है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। तीसरा नियम बोला गया, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक है, जैसे कि विपरीत प्रतिक्रिया, जैसे कि कोई व्यक्ति नाव में छलांग लगाया तो नाव कैसे पीछे की ओर चला जाता है, तो वो सब तीसरा नियम है। देख लेते हैं फिर भी इस नियम के क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, नाव के किनारे ज़मीन से कूदने पर नाव पीछे की ओर हटना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, रॉकेट का आगे बढ़ना, नाव खेने के लिए बांस को पीछे खींचना, ये सब न्यूटन का तीसरा नियम है। 23 नंबर देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है, तो यह है क्लोरोफिल में आवश्यक है। किसमें? क्लोरोफिल में। देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोफिल आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण पौधे के हरे पौधे सौर ऊर्जा के ग्रहण पर वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से अवशोषित जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एवं जल सहायक उत्पाद के रूप में निष्कासित होते हैं। पौधे में होने वाली यह क्रिया हरित लवक या पर्णहरित की उपस्थिति में संपन्न होती है। ओके देन, 24 नंबर देखते हैं, प्राकृतिक
प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अपघटक को। ठीक है, अब देख लेते हैं अपघटक क्या है। तो अपघटक को प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है। अपघटक जो है पौधे के उपभोक्ता के मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करने के साथ साथ जटिल कार्बनिक यौगिकों को कारण यौगिकों में अपघटित करते हैं। इस कारण से इसे प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है। अपघटक वर्ग के अंतर्गत मुख्यतः जीवाणु कवक आते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते हैं 25 नंबर देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, जिसे 73वें संविधान संशोधन 1992 में पारित किया गया था। इस अधिनियम में संविधान में एक नया भाग 9 सम्मिलित किया गया, इसे पंचायती नाम दिया गया। और भाग 9 में अनुच्छेद 43 से 43 के 9 तक प्रावधान है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के बारे में बोला गया है, जो कि 29 विषय हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला था। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, अब बलवंत राय मेहता समिति जो है ये त्रिस्तरीय पंचायत का गठन करती है, जिसकी स्थापना जो है 1957 में हुआ था। कब हुआ था? 1957 में हुआ था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, बाकी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्या डेट है। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था। ये जो है अशोक मेहता 2 अक्षर का शब्द है, तो 2 स्तरीय पंचायत दिया था। GV राव समिति का गठन 1985 में हुआ था। सिंधवी समिति का गठन 1986 में हुआ था। थुंगल समिति का गठन 1988 में हुआ था। गाडगिल समिति का गठन 1988 में ही हुआ था। ओके, इससे आगे कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ जो है हम मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।